हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है ऐसे 810, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि पूरा का पूरा 800 सीरीज़ ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बन जाए और एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन 5 to 6 मार्क्स का देखने को मिल जाए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा दोस्तों, मिस मत कीजिएगा। बहुत ही अच्छे से आपका ईजिली रिवाइज हो जाएगा और यदि फर्स्ट टाइम रीडर है तो इसको समझ भी पाएंगे। तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते दोस्तों। ऐसे 810 होता है इंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट। हमें ये एक इंगेजमेंट होता है जिसमें हमें समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट करना होता है। समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट को एवरेज भी बोलते हैं। एवरेज देख के घबराना नहीं है, एवरेज का मतलब भी समरी होता है। तो अगर कहीं दिखे कि इंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन एवरेज फिनेंशियल स्टेटमेंट, तो समझ जाइएगा कि समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा है ऐसे 810। हाँ, अब ऐसे 810 में ये क्या होता है, ये डिराइव किया जाता है फ्रॉम द फिनेंशियल स्टेटमेंट, बट कंटेन करता है लेस डिटेल्स देन फिनेंशियल स्टेटमेंट। जो फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है उससे कम डिटेल कंटेन करता है समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट, बट ये प्रोवाइड करता है स्टिल प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन कंसिस्टेंट विथ दैट प्रोवाइडेड बाय द फिनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, जो भी फिनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन है उससे ये कंसिस्टेंट बेसिस पर प्रोवाइड किया जाता है। मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट से ही जो इंफॉर्मेशन ज़रूरी है उनको समराइज़ करके इस समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट किया जाता है। डिफरेंट लॉ और रेगुलेशन हो सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टर्मिनोलॉजी को डिस्क्राइब करने के लिए हिस्टोरिकल फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, ऐसे 810 पे हम लोग का ये एक इंगेजमेंट है जिसमें हम लोग को रिपोर्ट करना होता है समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट पे। समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट को एवरेज फिनेंशियल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। हाँ, समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो डिराइव्ड होता है कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट से डिराइव किया जाता है समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट को। ये लेस डिटेल कंटेन करता है देन द फिनेंशियल स्टेटमेंट, बट स्टिल इट्स प्रोवाइड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। डिफरेंट लॉ रेगुलेशन यूज हो सकते हैं, में यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टर्मिनोलॉजी का डिस्क्राइब करने के लिए वो हिस्टोरिकल फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था दोस्तों। यहाँ से स्टार्ट करते हैं इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस से। जब हम लोग इंगेजमेंट को एक्सेप्ट करेंगे तब ऑडिटर क्या क्या कंसीडर करेगा। बिफोर एक्सेप्टिंग एन इंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर क्या क्या करेगा। सबसे पहले तो ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि क्या अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है कि नहीं। जो समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है दोस्तों वो बनाया जाता है अप्लाइड क्राइटेरिया पे। याद रखिएगा, अभी हम लोग ऐसे 800 और ऐसे 805 में क्राइटेरिया का नाम नहीं पढ़े हैं, लेकिन ऐसे 810 में है क्राइटेरिया। तो जो समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट बनता है वो उसके लिए क्राइटेरिया होता है। तो सबसे पहले ऑडिटर डिसाइड करेगा कि क्या अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है या नहीं। अच्छा, अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है या नहीं वो कैसे देखेगा, इसके बारे में यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। The preparation of summary financial statement requires management to determine that the information that needs to be reflected in the summary financial statement so that they are consistent in all material respect. जो summary financial statement होता है जो मैनेजमेंट बनाता है उसको, उसमें मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी होता है डिटरमाइन करना कि जो भी इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो रहा है समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट में वो कंसिस्टेंट है और सभी मटेरियल रिस्पेक्ट्स में है, या फिर प्रेजेंट करता है फेयर समरी ऑफ द ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट का फेयर समरी को भी प्रेजेंट करता है। अच्छा, समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट बाय देयर नेचर कंटेन एग्रीगेटेड इन्फॉर्मेशन एंड लिमिटेड डिस्क्लोजर। अच्छा, जो समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है, हम लोग समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट को शॉर्टकट में SFS बुलाएंगे। एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना है। समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो कंटेन करता है एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन, सब इन्फॉर्मेशन को मिला करके, और लिमिटेड डिस्क्लोजर। जो डिस्क्लोजर होता है बहुत ही लिमिटेड होता है, इसीलिए यहाँ पर एक इंक्रीज्ड रिस्क होता है। ये जो लाइन है ना दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कोई MCQ बन जाए। कि यहाँ पर एक इंक्रीज्ड रिस्क होता है कि हो सकता है कि समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन ना करे उस इन्फॉर्मेशन को जो कि ज़रूरी है उसमें होना, सो एज नॉट टू बी मिसलीडिंग, ताकि वो मिसलीडिंग ना हो। तो इसका रिस्क ज़्यादा होता है कि SFS वो इन्फॉर्मेशन कंटेन ना करे जो कि ज़रूरी हो कंटेन करना, ताकि वो मिसलीडिंग ना हो। द रिस्क इंक्रीजेज वन एस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ SFS डू नॉट एग्जिस्ट। ये रिस्क तब भी ज़्यादा हो सकता है जब SFS को बनाने के लिए कोई इस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया ना हो।
ठीक है। अब आते यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, हो सकता है कि 2 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन बना के पूछ दे कि फैक्टर्स, व्हाट फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द अप्लाइड क्राइटेरिया। तो क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जब ऑडिटर डिटरमाइन करता है कि अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है या नहीं, ये देखने के लिए हम लोग ये सब डिसाइड देखेंगे सबसे पहले कि एंटिटी का नेचर कैसा है, एसएफएस का पर्पज क्या है, और इन्फॉर्मेशन नीड्स क्या है इंटेंडेड यूजर्स ऑफ द एसएफएस का। और ये भी देखेंगे कि क्या अप्लाइड क्राइटेरिया विल रिजल्ट इन एसएफएस दैट आर नॉट मिसलीडिंग इन द सर्कमस्टांसेस। जो भी अप्लाइड क्राइटेरिया है, जो रिजल्ट जिसके अंतर्गत एसएफएस को बनाया जाता है, वो मिसलीड ना करता हो। फिर से देख लीजिए दोस्तों, फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द अप्लाइड क्राइटेरिया। अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है या नहीं, ये देखने के लिए ऑडिटर इन सब बातों को देखेगा। एंटिटी का नेचर कैसा है, एसएफएस का पर्पज कैसा है, इंफॉर्मेशन नीड्स क्या है इंटेंडेड यूजर्स ऑफ एसएफएस, और क्या अप्लाइड क्राइटेरिया रिजल्ट करता है एसएफएस को नॉट टू बी मिसलीडिंग ना हो। और एक बात यहाँ पे कि क्राइटेरिया जो है प्रिपरेशन ऑफ एसएफएस के लिए वो इस्टेब्लिश्ड हो सकता है ऑथराइज स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या फिर लॉ एंड रेगुलेशन के द्वारा। ये प्रिज्यूम टू बी एक्सेप्टेबल होगा अगर इस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया फॉर प्रिपरेशन ऑफ एसएफएस एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मैनेजमेंट डेवलप कर सकती है वो क्राइटेरिया को। अगर इस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया नहीं है एसएफएस को बनाने के लिए, तो मैनेजमेंट उस क्राइटेरिया को डेवलप कर सकती है। अब आते हैं ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है यहाँ पर कोई केस स्टडी बना के आपको, अगर अप्लाइड क्राइटेरिया जो है वो अनएक्सेप्टेबल है और ऑडिटर जो है अनेबल है ऑब्टेन करने में एग्रीमेंट फ्रॉम मैनेजमेंट, जो कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एग्रीमेंट ऑब्टेन करेगा मैनेजमेंट से, तब ऑडिटर ये इंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा अनलेस रिक्वायर्ड बाई लॉ एंड रेगुलेशन। अगर लॉ एंड रेगुलेशन बोलता है तब हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इंगेजमेंट को। अगर इंगेजमेंट कंडक्ट हो रहा है एज पर लॉ एंड रेगुलेशन, तो वो इस ऐसे को कंप्लाई नहीं करेगा। अकॉर्डिंगली द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द एसएफएस शैल नॉट इंडिकेट दैट द एंगेजमेंट वाज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विथ दिस ऐसे। हाँ, एसएफएस पे जो रिपोर्ट इशू करेगा ऑडिटर, उसमें भी ये इंडिकेट नहीं होना चाहिए कि एंगेजमेंट जो है ऐसे के अनुसार कंडक्ट हुआ है। ऑडिटर अप्रोप्रिएट रेफरेंस भी देगा फैक्ट इस बात का इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। जो अब इंगेजमेंट लेटर वो बना के भेजेगा मैनेजमेंट को, तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में इसका रेफरेंस भी देगा। द ऑडिटर शैल आल्सो डिटरमाइन द इफेक्ट दैट दिस मे हैव ऑन एंगेजमेंट टू ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम विच द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डिराइव्ड। ऑडिटर ये भी डिटरमाइन करेगा कि इस बात का क्या इफेक्ट होगा। डिटरमाइन द इफेक्ट दैट दिस, इस बात का क्या इफेक्ट होगा मे हैव ऑन द एंगेजमेंट टू द ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब वो ऑडिट कर रहा है तब उसका क्या इफेक्ट होगा, फ्रॉम विच द एसएफएस आर डिराइव्ड, जिसमें से एसएफएस को डिराइव किया गया है। और एक बात दोस्तों, जो भी ऑडिटर होगा फिनेंशियल स्टेटमेंट का, वही ऑडिटर बनेगा एसएफएस का। ये एकदम मैंडेटरी है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो हमारे ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर होगा वही एसएफएस का भी ऑडिटर होगा। एडिक्वेट डिस्क्लोजर होना चाहिए समराइज नेचर ऑफ एसएफएस का, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट को। और इसका टाइटल ये होगा समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट। ये इसका टाइटल है, देख लीजिए दोस्तों, समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी होगा वो आप लोग लिख लीजिएगा। तो एडिक्वेट डिस्क्लोजर होना चाहिए समराइज नेचर ऑफ समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट का। अब आते हैं दोस्तों कि मैनेजमेंट से क्या क्या एग्रीमेंट ऑब्टेन करेंगे। दैट इट एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो एक्नॉलेज करता है और अंडरस्टैंड समझती है, मानती है और जानती है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को। क्या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा मैनेजमेंट का। प्रिपरेशन ऑफ एसएफएस इन अकॉर्डेंस विथ अप्लाइड क्राइटेरिया, अप्लाइड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एसएफएस को बनाना उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो उसको एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड करती है। साथ ही साथ मेक द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल टू इंटेंडेड यूजर्स ऑफ द एसएफएस विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी,
अच्छा, जो भी ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट है उसको भी अवेलेबल करवाना है समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स को बिना किसी डिफ़िकल्टी का। और यदि लॉ एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करता है कि ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट नीड नॉट बी मेड अवेलेबल टू द इंटेंडेड यूजर्स, हो सकता है कि लॉ एंड रेगुलेशन बोल दे कि ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट को इंटेंडेड यूजर्स को नहीं प्रोवाइड करना है ऑफ द समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट। इंटेंडेड यूजर जो एसएफएस के हैं उनको ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट को नहीं प्रोवाइड करना है, ऐसा लॉ एंड रेगुलेशन बोले तब हम लोग एंड इस्टेब्लिशेस द क्राइटेरिया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसएफएस, तो और इस्टेब्लिश करता है एलआर प्रिपरेशन ऑफ एसएफएस का क्राइटेरिया को, तब हम लोग उस लॉ एंड रेगुलेशन को डिस्क्राइब कर देंगे लॉ एंड रेगुलेशन को इन समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट को। हम लोग मैनेजमेंट से एग्रीमेंट ऑब्टेन करेंगे कि ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट को अवेलेबल कराना टू द इंटेंडेड यूजर्स ऑफ एसएफएस विदाउट अनड्यू डिफ़िकल्टी। जो भी एसएफएस के यूजर्स हैं उसको बिना किसी डिफ़िकल्टी के अवेलेबल करवाना। लेकिन यदि कोई लॉ एंड रेगुलेशन मना करता है ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट को अवेलेबल करवाने के लिए टू द इंटेंडेड यूजर्स ऑफ एसएफएस, तब हम लोग उस एलआर को डिस्क्राइब कर देंगे इन द समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट में। अच्छा, ऑडिटर्स इवेल्युएशन वेदर ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल टू द इंटेंडेड यूजर्स ऑफ द एसएफएस विदाउट अनड्यू डिफ़िकल्टी इज अफेक्टेड बाय फैक्टर्स। अच्छा, ये बोल रहा है कि इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा ऑडिटर का इवेल्युएशन कि क्या ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल है या नहीं इंटेंडेड यूजर्स को, एसएफएस के यूजर्स को। तो वो क्या क्या फैक्टर्स हैं कि समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्राइब क्लियरली फ्रॉम होम और वेयर द ऑडिटेड एफएस आर अवेलेबल। समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट ही डिस्क्राइब करता है कि कहाँ से और किससे ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट मिलेगा, या फिर ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो पब्लिक रिकॉर्ड पे है। और मैनेजमेंट ने इस्टेब्लिश किया है प्रोसेस जिसके द्वारा इंटेंडेड यूजर्स ऑफ द एसएफएस ऑब्टेन कर सकते हैं रेडी एक्सेस टू द ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सेस ऑब्टेन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए, इंपॉर्टेंट है ये, पूरा का पूरा ही इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे मार्क करके भी रखा हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा दोस्तों। इसमें और एक पॉइंट है कि हाँ, इंक्लूड करना है ऑडिटर्स रिपोर्ट को ऑन द एसएफएस इन एनी डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द एसएफएस एंड डेट इंडिकेट्स दैट द ऑडिटर हैज़ रिपोर्टेड ऑन देम। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट क्या करे कि समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट में लिख दे कि ये ऑडिटेड समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन ऑडिटर्स का रिपोर्ट ही ना इंक्लूड करे। और हो सकता है ऑडिटर्स का रिपोर्ट मॉडिफाइड हो, तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले मैनेजमेंट से एग्रीमेंट ऑब्टेन कर लेंगे कि ऑडिटर का रिपोर्ट भी समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट में आपको इंक्लूड करना होगा। तो क्या क्या ऑब्टेन करेंगे एग्रीमेंट मैनेजमेंट से? हम लोग ऑब्टेन करेंगे एग्रीमेंट मैनेजमेंट से कि एक्नॉलेज करता है और अंडरस्टैंड करता है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी को, किस लिए, प्रिपरेशन ऑफ एसएफएस के लिए एज पर क्राइटेरिया। अच्छा, ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट को अवेलेबल कराने के लिए इंटेंडेड यूजर्स ऑफ एसएफएस को बिना किसी डिफ़िकल्टी के। और यदि कोई लॉ एंड रेगुलेशन मना करता है ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट को अवेलेबल कराने के लिए टू द यूजर्स ऑफ एसएफएस, तब डिस्क्राइब कर देगा उस लॉ एंड रेगुलेशन को इन द एसएफएस में। अच्छा, क्या क्या ऑडिटर का इवैल्यूएशन क्या होगा जब क्या ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल हो रहे हैं टू द इंटेंडेड यूजर्स ऑफ एसएफएस बिना किसी अनड्यू डिफ़िकल्टी के, तो वो अफेक्ट करता है इन फैक्टर्स पे कि क्या समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट ही डिस्क्राइब करता है क्लियरली कि फ्रॉम होम और वेयर, किससे और कहाँ से ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल हो पाएगा, या फिर ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक रिकॉर्ड पे है, या फिर मैनेजमेंट ने इस्टेब्लिश किया है प्रोसेस जिसके द्वारा जो यूजर्स हैं एसएफएस के ऑब्टेन कर सकते हैं एक्सेस ऑफ ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट। और एक बात, इंक्लूड करना है ऑडिटर्स रिपोर्ट को ऑन द एसएफएस इन एनी डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट। है समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट में समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट का जो रिपोर्ट है जो ऑडिटर ने इशू किया उसको भी इंक्लूड करना है। अग्री करना होगा मैनेजमेंट के साथ ऑन द फॉर्म ऑफ ओपिनियन टू बी एक्सप्रेस्ड ऑन द समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट। जैसा फॉर्म ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस्ड करना है उसके साथ भी अग्री करना है मैनेजमेंट के साथ। तो यहाँ पे हम लोग का एक्सेप्टेंस वाला पॉइंट ख़त्म होता है। यहाँ से हम लोग अभी फिर से मैं आपको ये समरी दे देती हूँ क्या बिफोर एक्सेप्टिंग इंगेजमेंट ऑन टू रिपोर्ट ऑन समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर क्या क्या देखेगा। इतना बड़ा क्वेश्चन आप लोग को नहीं पूछेगा, इसके बीच बीच में से पूछ सकता है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं डिटरमाइन करेगा कि क्या अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है या नहीं। उसके बाद यहाँ पर ये देखेगा कि क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जब ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि क्या अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है या नहीं। और क्या क्या ये एग्रीमेंट
क्या क्या एग्रीमेंट ऑब्टेन करेगा ऑडिटर मैनेजमेंट से, और यहाँ पर अग्री करेगा मैनेजमेंट के साथ ऑन द फॉर्म ऑफ ओपिनियन टू बी एक्सप्रेस्ड ऑन द एसएफएस। अच्छा, अब आते हैं नेचर ऑफ प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड बाय ऑडिटर। ये क्वेश्चन आपका सितंबर 25 अटेम्प्ट यानी इस बार हाल ही के अटेम्प्ट में आ चुका है दोस्तों। IAS अच्छे समझते हैं कि ऑडिटर परफॉर्म करेगा फॉलोइंग प्रोसीजर्स को, कोई भी एनी अदर प्रोसीजर्स को भी जो ऑडिटर कंसीडर करता है कि नेसेसरी है एज द बेसिस फॉर द ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन द समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट। इस पे क्वेश्चन आ चुका है सितंबर 25 के अटेम्प्ट में। तो क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, तो सबसे पहले देखेगा कि समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज करता है अपना समराइज नेचर को और आइडेंटिफाई करता है ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट को, इसको इवेलुएट करेगा। अगर समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है कंपनीड नहीं है बाय द ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट, तब इवेलुएट करेगा क्या ये क्लियरली डिस्क्राइब करता है कि फ्रॉम होम और वेयर द ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट आर अवेलेबल, या फिर लॉ एंड रेगुलेशन दैट स्पेसिफाइज दैट द ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट नीड नॉट बी मेड available to the intended users of SFS and establish the criteria for the preparation of the summary फिनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, जब समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीड नहीं है ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट, तब इवेलुएट करेगा कि क्या ऑडिटेड ये समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है कि किससे और कहाँ से ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट मिलेगा, या फिर उस लॉ एंड रेगुलेशन को स्पेसिफाई करेगा जो कि मना करता है ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट को प्रोवाइड करने के लिए टू द इंटेंडेड यूजर्स ऑफ SFS, और इस्टाब्लिश करता है वो क्राइटेरिया जिसके अंतर्गत SFS को बनाया जाता है। इवेलुएट करेगा कि क्या समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज करते हैं अप्लाई क्राइटेरिया को, कंपेयर करेगा SFS को विद द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन द ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट, और डिटरमाइन करेगा कि क्या समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट एग्री करते हैं ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। इवेलुएट करेगा कि क्या SFS प्रिपेयर्ड हुआ है एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया। इवेलुएट करेगा कि पर्पस ऑफ समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट वेदर द SFS कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी सो एज नॉट टू बी मिसलीडिंग, क्या SFS वो सभी इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है ताकि वो मिसलीडिंग ना हो इन द सर्कमस्टांसेज। और इवेलुएट करेगा कि क्या ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं टू द इंटेंडेड यूजर्स ऑफ द SFS विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी अनलेस LR प्रोवाइड्स दैट दे नीड नॉट बी मेड अवेलेबल। ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, कम चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन बनने का। हाँ, अब आते हैं कि फॉर्म ऑफ ओपिनियन का फॉर्म वर्डिंग सही है सब दोस्तों। हो सकता है आपको कोई केस सिनेरियो दे दे और बोले कि आप उस पर पैरा ड्राफ्ट करके दीजिए, ऑडिटर्स रिपोर्ट में ओपिनियन पैरा क्या होगा, तो ये होगा कि व्हेन द ऑडिटर हैज़ कंक्लूड, जब ऑडिटर अनमोडिफाइड ओपिनियन देगा SFS पे, तब ऑडिटर्स ओपिनियन सेल अनलेस अदर, अगर लॉ एंड रेगुलेशन कुछ वर्डिंग्स नहीं देता है तब इन दोनों में से कोई एक फ्रेज को फॉलो करेगा। द कंपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट्स विद द ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट in accordance with the applied criteria. फिर the accompanying summary financial statements are present a fair summary of the audited financial statements in accordance with the applied criteria. अगर law and regulation prescribe करता है कोई भी wording of the opinion on the SFS, तब ऑडिटर जो है देखेगा, परफॉर्म करेगा वो सब प्रोसीजर्स जो अभी हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, और साथ ही साथ में फर्दर प्रोसीजर्स को भी परफॉर्म करेगा ताकि खुद को इनेबल कर पाए एक्सप्रेस करने के लिए वो प्रेस्क्राइब्ड ओपिनियन जो कि लॉ एंड रेगुलेशन का वर्डिंग्स में इंक्लूड है, ये सब प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। और साथ ही साथ कोई फर्दर प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करेगा जो कि नेसेसरी हो एक्सप्रेस करने के लिए ऑडिटर को प्रेस्क्राइब्ड ओपिनियन को, और इवेलुएट करेगा कि क्या यूजर्स ऑफ समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं ऑडिटर्स के ओपिनियन को ऑन SFS। अगर ऐसा है तो क्या हम लोग एडिशनल एक्सप्लेनेशन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द SFS कैन मिटिगेट पॉसिबल मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर ये सब प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद ऑडिटर को लगता है कि कोई एडिशनल एक्सप्लेनेशन देना होगा ताकि जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र है वो मिसअंडरस्टैंड ना करे जो भी इंफॉर्मेशन कंटेन है SFS में, तब ऑडिटर ये सब चीज़ों को इवेलुएट करेगा। अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि एडिशनल एक्सप्लेनेशन इन ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन SFS कैन नॉट मिटिगेट पॉसिबल मिसअंडरस्टैंडिंग
अगर एडिशनल एक्सप्लेनेशन भी उस मिसअंडरस्टैंडिंग को मिटिगेट नहीं कर सकता, जो कि लॉ एंड रेगुलेशन बोला है कि हम लोग को ओपिनियन में ये वर्डिंग्स यूज करना होगा, उसके लिए यदि हम लोग एडिशनल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं फिर भी ऐसा चांसेस है कि वो मिटिगेट ना हो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहा है, तब एक्सेप्ट नहीं करेगा एंगेजमेंट को अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन। एन एंगेजमेंट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद सच लॉ एंड रेगुलेशन डज नॉट कंप्लाई विद दिस ऐसे। इंगेजमेंट जो कंडक्ट हुआ है एज पर लॉ एंड रेगुलेशन वो कंप्लाई नहीं करेगा इस ऐसे से। अकॉर्डिंगली ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन एसएफएस शैल नॉट इन, हाँ ऑडिटर्स रिपोर्ट उसी की तरह यहाँ पर इंडिकेट नहीं करेगा कि इंगेजमेंट कंडक्ट हुआ एज पर दिस ऐसे। अब हम लोग आते हैं कि ऑडिटर्स का जो ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें क्या क्या एलिमेंट क्या क्या होगा ऑडिटर्स रिपोर्ट का। तो सबसे पहले टाइटल होगा जो कि क्लियरली इंडिकेट करेगा रिपोर्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। उसके बाद एड्रेसी होगा, इफ़ द एड्रेसी ऑफ एसएफएस इज नॉट द सेम एज द एड्रेसी ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट, तब ऑडिटर इवेल्युएट करेगा एप्रोप्रिएटनेस ऑफ यूजिंग अ डिफरेंट एड्रेसी को। अगर जो एड्रेसी ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट के हैं वो एड्रेसी ना हो एसएफएस के, तब ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि क्या जो एड्रेसी को यूज़ कर रहे हैं एसएफएस के लिए वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है। उसके बाद आइडेंटिफाई करेगा समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट को ऑन विच द ऑडिटर इज रिपोर्टिंग इंक्लूडिंग द टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट इंक्लूडेड इन द एसएफएस। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट इसको इंक्लूड करेगा, साथ ही साथ क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन, जो ओपिनियन देगा वो होगा। उसके बाद एक स्टेटमेंट रहेगा कि एसएफएस डू नॉट कंटेन ऑल द डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बाय द एफआरएफ अप्लाइड इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट। हो सकता है कि ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो एसएफएस ना कंटेन करता हो, और इसीलिए रीडिंग ऑफ एसएफएस एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर रीडिंग ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट। जो एसएफएस को रीड करना सब्सटीट्यूट नहीं है ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करने का। अगर रिक्वायर्ड हो, ज़रूरी हो, तो एक स्टेटमेंट डालेगा कि एसएफएस एंड ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं वो उस इवेंट्स के इफेक्ट को जो कि हुए हों सब्सिक्वेंस टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, रेफरेंस जो होगा ऑडिटर्स रिपोर्ट का ऑन ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट, the date of that report and the fact that an unmodified opinion is expressed on the audited financial। ऑडिटर जो है रेफरेंस देगा अपने रिपोर्ट में ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट, और डेट क्या है उस रिपोर्ट का, और फैक्ट रहेगा कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस हुआ है ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट में। उसके बाद डिस्क्रिप्शन देगा मैनेजमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी का, और स्टेटमेंट देगा ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका डिस्क्रिप्शन देगा, और डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। ऑडिटर्स अपना सिग्नेचर करेगा, मेंबरशिप नंबर देगा, एफआरएन फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर देगा, यूडिन देगा, और ऑडिटर्स रिपोर्ट का डेट देगा, और प्लेस ऑफ सिग्नेचर देगा। जो डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट है वो अर्लियर नहीं होगा, इन दोनों से पहले नहीं होगा। डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन एसएफएस नो अर्लियर देन द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट पे ऑडिटर्स का रिपोर्ट आएगा, और द डेट ऑन विच द ऑडिटर हैज़ ऑब्टेन साई सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस फॉर एसएफएस। उसको साई जब तक ना मिला हो और जब तक ऑडिटर ने ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट पे अपना रिपोर्ट ना दिया हो, उन दोनों के डेट के बाद ही में ऑडिटर जो है एसएफएस पे अपना रिपोर्ट देगा और उसका डेट होगा। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं मॉडिफिकेशन हो, जब ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट पे जो ऑडिटर्स का रिपोर्ट है उस पर मॉडिफिकेशन हो और वो कंटेन करता हो क्वालिफाइड ओपिनियन, या फिर ईओएम पैरा, ओम पैरा, मुर्ग पैरा, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, या फिर कोई की ऑडिट मैटर को कंटेन करता, और या फिर स्टेटमेंट जो डिस्क्राइब करता है अनकरेक्टेड मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन को, तब ऑडिटर जो है, ऑडिटर अगर सेटिस्फाइड है कि एसएफएस कंसिस्टेंट है इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट्स विथ और आर अ फेयर समरी ऑफ द ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया, तब ऑडिटर जो है बताएगा जो भी एलिमेंट हम लोग डिस्कस किए हैं वो सब एलिमेंट रहेंगे,
और ये उस एलिमेंट के एडिशन में वो बताएगा कि ऑडिटर्स रिपोर्ट जो है ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट पे इंक्लूड करता है ये सभी चीज़ जो अभी हम लोग पढ़े, क्वालिफाइड ओपिनियन जो भी यूएम पैरा ओम पैरा में लिखा हुआ है वो, या फिर मुर्ग पैरा में जो लिखा हुआ है वो सेक्शन की ऑडिट मैटर्स, और स्टेटमेंट जो डिस्क्राइब करता है अनकरेक्टेड मटेरियल में स्टेटमेंट को, और डिस्क्राइब करेगा इन सब का इम्प्लीकेशंस और इफेक्ट क्या है, डिस्क्राइब करेगा द बेसिस फॉर डिस्क्राइब करेगा बेसिस क्या है क्वालिफाइड ओपिनियन का, और उसका इफेक्ट क्या है एसएफएस पे, जो भी मैटर रेफर हुआ है ईओएम पैरा ओम पैरा मुर्ग पैरा में, तो उसका इफेक्ट क्या है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और अनकरेक्टेड मटेरियल में स्टेटमेंट जो है उसका इफेक्ट क्या है, इफेक्ट क्या होगा हमारे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। फिर से इसको डिस्कस करते हैं दोस्तों। अगर ऑडिटर का जो रिपोर्ट है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे वो कंटेन करता है क्वालिफाइड ओपिनियन ओम पैरा या फिर मुर्ग सेक्शन या फिर की ऑडिट मैटर या फिर स्टेटमेंट ऑफ अनकरेक्टेड मटेरियल में स्टेटमेंट, तब ऑडिटर जो है बताएगा, ऑडिटर जो है अपना रिपोर्ट जो एसएफएस पे देगा उसमें ये बताएगा कि ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड करते हैं, इन सब चीज़ों में से जो भी इंक्लूड करता है उसको लिख देगा और डिस्क्राइब करेगा कि इनका इफेक्ट क्या है ऑन समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट पे। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको मैंने वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्क भी किया हुआ है कि जब ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, जब ऑडिटर का रिपोर्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडवर्स ओपिनियन है या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है, तब ऑडिटर का रिपोर्ट जो होगा वो एसएफएस पे वो कैसे होगा, तो वो बताएगा सबसे पहले वो अपने एसएफएस के रिपोर्ट में वो बताएगा कि ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन करता है एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन को, डिस्क्राइब करेगा बेसिस क्या है एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का, और स्टेट करेगा कि एज द रिजल्ट ऑफ द एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट इज़ इनअप्रोप्रिएट, ये इनअप्रोप्रिएट है टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि अगर ऑडिटर का रिपोर्ट जो है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है, तब ऑडिटर्स का रिपोर्ट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कंटेन कर, इस पर सबसे पहले स्टेट करेगा कि ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन्स एन एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, डिस्क्राइब करेगा बेसिस क्या है और बताएगा एज अ रिजल्ट ऑफ एडवर्स एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट it is inappropriate to express an opinion on the summary financial statement. If the summary financial statement not, अगर summary financial statement consistent नहीं है audited financial statement के साथ और in all material respect या फिर present नहीं करता है fair summary of the audited financial statement, तब जो auditor है वो एडवर्स ओपिनियन देगा, तब वो जो ऑडिटर है एसएफएस का वो एडवर्स ओपिनियन देगा। अगर एसएफएस नॉट कंसिस्टेंट है इन ऑल मटेरियल रिस्ट्रिक्ट या फिर नॉट प्रेजेंट अफेयर समरी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया, और मैनेजमेंट जो है एग्री नहीं करता है नेसेसरी चेंजेस के लिए, सबसे पहले मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करेगा नेसेसरी जो चेंजेस होगा करने के लिए, और अगर मैनेजमेंट एग्री नहीं करता है तब वो एडवर्स ओपिनियन देगा समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑडिटर जो है अनमोडिफाइड ओपिनियन दे सकता है एसएफएस पे या फिर एडवर्स ओपिनियन दे सकता है, और यदि जब वो कंसिस्टेंट ना हो या फिर प्रेजेंट ना करता है फेयर समरी को। लेकिन यदि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है तो वो ये तीनों बता देगा, और यदि पहले हम लोग पढ़ चुके क्वालिफाइड ओपिनियन मुर्ग पैरा कैम पैरा यूएम ओम पैरा, इन सब केसेस में वो बताएगा कि ये चीज़ें कंटेन करती है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो ऑडिटर्स का रिपोर्ट है उसमें ये पैरा है या फिर ये ओपिनियन है, और डिस्क्राइब करेगा उसका इफेक्ट क्या है, और या तो अनमोडिफाइड ओपिनियन देगा, और यदि कंसिस्टेंट बेसिस पे नहीं बनाया गया है एसएफएस को विथ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और मैनेजमेंट एग्री नहीं कर रहा है नेसेसरी चेंजेस के लिए, तो एक्सप्रेस कर देगा एडवर्स ओपिनियन। हम यहाँ पर भी अलर्ट करेंगे जब डिस्ट्रीब्यूशन और यूज़ ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड, और ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलर्ट्स रीडर्स दैट द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद अ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। ऑडिटर इंक्लूड करेगा सिमिलर रेस्ट्रिक्शन और अलर्ट इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर जो है अपने रिपोर्ट में भी वो सिमिलर रेस्ट्रिक्शन और अलर्ट को इंक्लूड करेगा, जब वो एसएफएस पे अपना रिपोर्ट देगा तो ये रेस्ट्रिक्शन को इंक्लूड करेगा। अब बात करते हैं कंपैरेटिव्स की। अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन करता है कंपैरेटिव लेकिन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट
उस कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन को नहीं इंक्लूड करता है, तब ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि क्या वो ओमिशन रीजनेबल है उस सर्कमस्टांसेस में। अगर ऑडिटर डिटरमाइन करता है द इफेक्ट इज़ अनरीजनेबल, इफेक्ट ऑफ एन अनरीजनेबल ओमिशन, तब ऑडिटर का रिपोर्ट उस हिसाब से बनेगा एसएफएस पे। ऑडिटर शैल डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ एन अनरीजनेबल ओमिशन ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट। समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट पे ऑडिटर्स का ओपिनियन क्या होना चाहिए वो डिस्कस करेगा। अगर वो डिटरमाइन करेगा जब ओमिशन जो है वो अनरीजनेबल है। अगर समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कंटेन करता है कंपैरेटिव जो रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट किया है किसी अनदर ऑडिटर ने, तो ऑडिटर का जो रिपोर्ट है ऑन एसएफएस वो कंटेन करेगा वो मैटर जो एज पर एस 710 रिक्वायर है ऑडिटर को इंक्लूड करने के लिए इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट। अब आते हैं हम यहाँ पर ऑन ऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन। अगर एसएफएस के साथ में कोई अगर एसएफएस के साथ में कोई अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट किया गया है, तब ऑडिटर इवेलुएट करेगा कि ऑडिटर शैल इवेलुएट वेदर एनी अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड विद द एसएफएस, तो वो क्या क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड है फ्रॉम द एसएफएस। अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि एंटिटीज प्रेजेंटेशन ऑफ द अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड नहीं है फ्रॉम एसएफएस, तब ऑडिटर बोलेगा मैनेजमेंट से चेंज करने के लिए प्रेजेंटेशन ऑफ अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन। और यदि मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर देता है कि हम नहीं चेंज करेंगे, तब ऑडिटर एक्सप्लेन करेगा ऑडिटर्स रिपोर्ट में एसएफएस पे कि वो सच इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट कवर्ड बाय दैट रिपोर्ट। अब बात करते हैं इन्फॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अच्छे से देखिएगा। अगर सबसे पहले ऑडिटर रीड करेगा अदर इन्फॉर्मेशन को इंक्लूडेड इन अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एसएफएस एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट देयर ऑन, और कंसीडर करेगा कि क्या कोई मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी है बिटवीन दैट इन्फॉर्मेशन एंड द एसएफएस। अगर एसएफएस जो है वो इंक्लूड करता है अदर इन्फॉर्मेशन को, तो तब ऑडिटर ये डिसाइड कंसीडर करेगा क्या कोई मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी है बिटवीन दैट इन्फॉर्मेशन एंड एसएफएस। अगर ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है कि हाँ मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी है, तब ऑडिटर डिस्कस करेगा उस मैटर को मैनेजमेंट के साथ और डिटरमाइन करेगा कि क्या समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट या फिर इंफॉर्मेशन, इन दोनों में से किसको रिवीजन की ज़रूरत है। अगर ऑडिटर डिटरमाइन करता है कि अदर इन्फॉर्मेशन को रिवाइज करने की ज़रूरत है और मैनेजमेंट रिफ्यूज़ करता है उस अदर इन्फॉर्मेशन को रिवाइज करने के लिए जो कि ज़रूरी है, नेसेसरी है, तब ऑडिटर जो है अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा इन द सर्कमस्टांसेस इंक्लूडिंग कंसीडरिंग द इम्प्लीकेशंस फॉर द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट। अब बात करते हैं ऑडिटर एसोसिएशन। जब ऑडिटर जो है इंगेज है रिपोर्ट करने के लिए ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन वो इंगेज नहीं है समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट करने के लिए, उससे इंगेजमेंट नहीं किया गया है, और अगर ऑडिटर अवार होता है कि एंटिटी जो है प्लान कर रही है कि स्टेटमेंट इन अ डॉक्यूमेंट रेफर करने के लिए ऑडिटर को कि और एक फैक्ट की समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम द फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय द ऑडिटर। अगर जो है ऑडिटर जो है सिर्फ ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट देने के लिए इंगेजमेंट करता है मैनेजमेंट के साथ, एंटिटी के साथ, लेकिन समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट पे ऑडिटर ने कोई भी इंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं किया है रिपोर्ट इशू करने के लिए, और मैनेजमेंट ये फैक्ट इंक्लूड करती है कि समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड बाय द ऑडिटर, तब ऑडिटर को सेटिस्फाइड होना पड़ेगा कि वो जो रेफरेंस मैनेजमेंट दे रही है, द रेफरेंस टू द ऑडिटर इज मेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट ओनली। सिर्फ ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट पे जो ऑडिटर्स का रिपोर्ट है उसके लिए वो रेफरेंस को इंक्लूड किया गया है, और स्टेटमेंट डज नॉट गिव इम्प्रेशन दैट द ऑडिटर्स हैज़ रिपोर्टेड ऑन द समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट, और वो जो स्टेटमेंट है वो ऐसा इम्प्रेशन नहीं देती है कि ऑडिटर ने रिपोर्ट किया है एसएफएस पे। अगर ये ए और बी दोनों मेट नहीं हो रहे हैं तो ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट के लिए चेंज करने के लिए स्टेटमेंट को टू मीट देम और नॉट टू रेफर, हाँ चेंज करने के लिए स्टेटमेंट को या फिर रेफ़र नहीं करने के लिए ऑडिटर को उस डॉक्यूमेंट में। अल्टरनेटिवली ऑडिटर जो है वो मैनेजमेंट से
एंटिटी जो है वो इंगेज भी कर सकती है ऑडिटर को एसएफएस पे रिपोर्ट करने के लिए, और इंक्लूड करेगा द रिलेटेड ऑडिटर्स रिपोर्ट इन द डॉक्यूमेंट। अगर मैनेजमेंट चेंज नहीं करती है स्टेटमेंट को या फिर डिलीट नहीं करती ऑडिटर के रेफरेंस को, और या फिर इंक्लूड एन ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन एसएफएस इन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एसएफएस, तब ऑडिटर जो है एडवाइस करेगा मैनेजमेंट दैट auditor disagrees with the reference to the auditor, and the auditor shall determine and carry out other procedures action designed to prevent management from inappropriately referring to the auditor। ऑडिटर जो है अपना एक्शन लेगा अगर मैनेजमेंट चेंज नहीं करती है या फिर इन सब चीज़ों में से कोई बात नहीं मानती है, तब वो एक्शन लेगा ताकि वो प्रिवेंट कर पाए मैनेजमेंट को फ्रॉम इनअप्रोप्रिएटली रेफरिंग टू द ऑडिटर। अब ये एक लास्ट टाइमिंग ऑफ वर्क, लास्ट पॉइंट है दोस्तों, टाइमिंग ऑफ वर्क एंड इवेंट सब्सिक्वेंट टू रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पर बस बोला गया है कि जब ऑडिटर रिपोर्ट ऑन समरी फिनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर कंप्लीशन of audit of financial statement, auditor is not required to obtain additional evidence on audited financial statement or report on effect of events that occurred subsequent to the date of report on audited financial statement। जो भी events occurred हुए हैं दोस्तों, जो भी events occur हुआ है after the date of auditor's report ऑन ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसके लिए ऑडिटर्स जिम्मेदार नहीं है एसएफएस में, उसके लिए कोई प्रोसीजर्स उसको नहीं परफॉर्म करना है और ना ही कोई रेफरेंस देना है, क्योंकि जो भी अगर कोई ऐसा इवेंट ऑकर होता है तो सबसे पहले ऑडिटर जो है ऐसे 560 के अकॉर्डिंग अपना प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा और ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट पे जो भी रिक्वायरमेंट है एज पर ऐसे 560 वो परफॉर्म करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए इन अकॉर्डेंस विथ ऐसे 560। एसएफएस पे जब ऑडिटर रिपोर्ट देता है तो उसका जिम्मेदारी सिर्फ ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट तक ही सीमित हो जाता है। तो सबसे पहले जो ऑडिटर, यहाँ पर तो दोनों ऑडिटर सेम है, चाहे वो एसएफएस के लिए हो या फिर जो ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट हो उसके लिए हो। तो ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट को सबसे पहले वहाँ पर जाके उसको ऐसे 560 के अकॉर्डिंग काम करना होगा, उसके बाद हो सकता है कि वो अपना एसएफएस के रिपोर्ट को रिवाइज़ करे। बस इतना ही दोस्तों। तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। थैंक यू।